नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। स्वागत है आपका वीएनएम टीवी के बुलेटिन में। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। गुजरात हाईकोर्ट ने आखिरकार पलटा डिसीजन, फॉन्ट नीति पर वकीलों की बड़ी जीत। गुजरात में ड्रग्स पर एसओजी की लगातार कार्यवाही, जगह जगह से पकड़ा जा रहा है ड्रग्स। और पीएम ई बस सेवा की 20 बसों का लोकार्पण, वडोदरा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूती। गुजरात के वडोदरा शहर में वकील मंडल के विरोध प्रदर्शन को बड़ी सफलता मिली है। वकीलों द्वारा पिछले कई दिनों से की जा रही मांगों को आखिरकार मान लिया गया है। वडोदरा कोर्ट परिसर में आज खुशी का माहौल देखने को मिला। गुजरात हाईकोर्ट के सर्कुलर वापस लेने के फैसले को वडोदरा वकील मंडल ने अपनी बड़ी जीत बताया है। हड़ताल के चौथे दिन गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद वकील मंडल ने अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया। जीत की खुशी में वडोदरा कोर्ट परिसर में वकीलों ने जमकर जश्न मनाया और आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया। खास કરીને गुजरात हाईकोर्ट द्वारा જે પરિપત્ર બહાર પાડવામાં આવ્યો હતો એ પરિપત્ર આજે પરત ખેંચવામાં આવ્યો છે અને વડોદરા વકીલ મંડળ તેમજ ગુજરાતના તમામ બાર એસોસિએશન જે ચોક્કસ મુદતની હડતાલ પાડેલી એકતા અને અખંડિતતા જે બતાવી એને ધ્યાને લઈ હાઈકોર્ટે આ પરિપત્ર પરત ખેંચ્યો છે। જે પ્રમાણે જે કાર્યવાહી ચાલતી હતી એ પ્રમાણે ચલાવવાની વાત કરી છે અને કાગળ લખીને આપે તોય પણ તમામ કોર્ટોએ સ્વીકારવાની વાત કરી છે। એ બદલ હાઈકોર્ટને અભિનંદન છે અને ખાસ કરીને વડોદરા વકીલ મંડળના સિનિયર જુનિયર વકીલશ્રીઓ આ અમારી અચોક્કસ મુદતની 4 દિવસની હડતાલ બિલકુલ સ્ટાફ અને જજ સિવાય કોઈ કોર્ટમાં હતું નહીં। આ પદ્ધતિ અમને સહકાર આપનાર વડોદરા જિલ્લાના શહેરના જે સિનિયર જુનિયર વકીલશ્રીઓ છે આ હડતાલનો મુખ્ય ભાગ છે। એમના સાથ અને સહકારથી હાઈકોર્ટે આ પરિપત્ર પાછો ખેંચ્યો છે। એટલે સિનિયર જુનિયર વકીલશ્રીઓને વડોદરા વકીલ મંડળના તમામ હોદ્દેદારો ધન્યવાદ આપે છે। એમની સામે અમારું મસ્તક નીચું કરીએ છીએ કે એમના સાથ અને સહકારથી જ આ શક્ય બની છે। A4 साइज के पेपर और निर्धारित फॉन्ट को लेकर जारी सर्कुलर के विरोध में वकील पिछले 4 दिनों से हड़ताल पर थे। अब हाईकोर्ट द्वारा सर्कुलर वापस लिए जाने के बाद वकीलों में उत्साह और खुशी का माहौल है। नामदार गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा एक परिपत्र आज रोज बाहर निकाला गया है, जिसमें फॉन्ट साइज ऐड की हुई है। लोकल फॉन्ट भी अवेलेबल, लोकल फॉन्ट भी अभी पिटीशन मुदत रिपोर्ट में वैलिड है। और उन्होंने जो भी परिपत्र हमारे पूरे गुजरात की मांग थी कि फॉन्ट लोकल लेवल पे होना चाहिए, तो वो मांग उन्होंने स्वीकारी है। और मुदत रिपोर्ट, एग्जाम से रिपोर्ट जो भी लोकल लेवल पे एडवोकेट्स देंगे वो भी हैंड रिटर्न भी चलेगी। वैसा परिपत्र आज रोज उन्होंने बाहर निकाला है। तो हम पूरे गुजरात की ओर से गुजरात हाईकोर्ट का खूब खूब धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे पूरे गुजरात के वकीलों की मांग स्वीकारी है। और बार काउंसिल ऑफ गुजरात ने की पर जो रजूआत हुई थी वो भी उन्होंने आज रोज स्वीकारी है। तो आज रोज हमारी हड़ताल वडोदरा वकील मंडल की पूर्ण होती है। गुजरात के भरूच में नशे के काले कारोबार के खिलाफ एसओजी का बड़ा एक्शन सामने आया है, जहां एक सप्ताह में 3 अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर बड़ी कार्यवाही की गई है। भरूच पुलिस अब नशे के काले कारोबार के खिलाफ पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। एसओजी की टीम ने एक सप्ताह के दौरान जिले में 3 अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर नशे के कारोबार से जुड़े आरोपियों पर शिकंजा कसा है। अंकलेश्वर में 3,725 किलो नशीली गोलियां, जीआईडीसी में गांजा और मेफ्रेडोन, जबकि भाटवाड़ में 1 किलो 215 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। तीनों मामलों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसओजी अब नशे के सप्लायर और पूरे नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जे कार्यक्रम नेतृत्वમાં જે કાર્યક્રમ જે છે નશામુક્ત યુવા ફોર વિકસિત ભારત, આના સંદેશ સાથે ભરૂચ પોલીસે 3 મોટા એનડીપીએસના કેસો કર્યા છે, જેમાં અંકલેશ્વર એ ડિવિઝનમાં, અંકલેશ્વર જીઆઈડીસીમાં તથા અંકલેશ્વર બી ડિવિઝનમાં 3 જેટલા કેસો કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં ગાંજો તથા એમડી
ના જે ડ્રગ્સ છે તેને પકડી પાડવામાં ભરૂચ પોલીસને સફળતા મળી છે, જેમાં એક રીતે જોઈએ તો એક કેસમાં જે છે એમાં 2,66,000નો મુદ્દામાલ મળી આવ્યો છે, બીજામાં 93,000 જેટલો મુદ્દામાલ મળી આવ્યો છે અને ત્રીજા કિસ્સામાં જે છે એ 60,000 જેટલો મુદ્દામાલ પકડી પાડવામાં આવ્યો છે અને તેમાં કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી, ગુનો દાખલ કરી, આરોપીને અટક કરી અને કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા માટેની કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે। गुजरात के वडोदरा की पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था हमेशा ही सवालों के घेरे में रहती है। इसी बीच शहर में सार्वजनिक परिवहन को और ज़्यादा सुविधाजनक और एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। वडोदरा शहर में पीएम ई बस सेवा योजना के तहत आज 20 नई इलेक्ट्रिक बसों का लोकार्पण किया गया। गुजरात की कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मनीषा वकील ने इन बसों को हरी झंडी दिखाकर सेवा की शुरुआत कराई। पहले चरण में 30 ई बसें शहर में संचालित की जा रही थी। अब 20 नई बसें जुड़ने के बाद कुल 50 इलेक्ट्रिक बसें वडोदरा की सड़कों पर दौड़ेंगी। इस मौके पर गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी, मेयर गीता मकवाना, विधायकों, नगर सेवकों और भाजपा नेताओं की उपस्थिति रही। आरवी ई बसों की संख्या बढ़ने के साथ विनायक लॉजिस्टिक की 50 सामान्य बसों को बंद कराने का निर्णय भी लिया गया है। वहीं विद्यार्थियों, महिलाओं, दिव्यांगों और आम नागरिकों के लिए जल्द ही पास और कंसेशन की सुविधा उपलब्ध कराने की भी तैयारी है। बताया गया कि पिछले महीने ही 2 लाख से ज़्यादा नागरिकों ने ई बस सेवा का लाभ लिया है। ऐसे में नई बसों के जुड़ने से शहरवासियों को बेहतर और प्रदूषण मुक्त सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिलने की उम्मीद है। આજે વડોદરા ખાતે બીજા સ્લોટની બસનું આજે લોકાર્પણ છે અને ખૂબ મોટી સંખ્યામાં આના લોકો લાભ પણ લઈ રહ્યા છે। લગભગ 2 લાખ જેવા લોકોએ ગયા મહિને પણ લાભ લીધો છે। ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું કોર્પોરેશનની ટીમને અને આપણા આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના વિઝનથી કે ગ્રીન સિટી, ક્લીન સિટી, સ્માર્ટ સિટી કોન્સેપ્ટ છે એમાં ઈ બસનું લોકાર્પણ આજે થઈ રહ્યું છે। ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ। गुजरात के वडोदरा शहर के जायडस हॉस्पिटल में आज स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम जुड़ गया है, क्योंकि यहाँ पर मरीजों को सुविधा देने के लिए खास पहल की गई है। वडोदरा के जायडस हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अस्पताल में अब दूसरे अत्याधुनिक कैथ लैब का उद्घाटन किया गया है। इस नई कैथ लैब के शुरू होने से कार्डियक के साथ साथ न्यूरो इंटरवेंशनल प्रक्रियाओं के लिए मरीजों को अत्याधुनिक और सटीक स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेगी। इस खास मौके पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर और वडोदरा के गौरव नयन मोगिया मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। खुशी है कि जायडस हॉस्पिटल बड़ौदा ने आज अपनी दूसरी कैथ लैब खोली है। मुझे सुनने में अभी आया कि करीबन 10 साल पहले सिर्फ बड़ौदा में एक ही कैथ लैब था, पर आज एक ही छत के नीचे 2 कैथ लैब हुआ है। तो इससे आप समझ सकते हो कि कितनी ज़रूरत और कितनी आवश्यकता है अच्छे हॉस्पिटल और अच्छे कैथ लैब की। और एक ही छत के नीचे अगर 2 कैथ लैब होती है तो पेशेंट जो होते हैं, इमरजेंसी पेशेंट जो होते हैं, अगर एक कैथ लैब में एक पेशेंट का प्रोसीजर चल रहा है तो दूसरे कैथ लैब में उस दूसरे इमरजेंसी पेशेंट का ध्यान रखा जा सकता है। तो इसके लिए एक ही छत पे 2 कैथ लैब होना एक बहुत बहुत ज़रूरी है और एक बहुत अच्छा निर्णय है जायडस हॉस्पिटल बड़ौदा का। नई कैथ लैब के साथ जायडस हॉस्पिटल वडोदरा ने कार्डियक और न्यूरो केयर को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आधुनिक तकनीक और विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ये सुविधा मरीजों के लिए बेहतर और सटीक इंटरवेंशनल केयर उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाएगी। आज हमने एक नया कैथ लैब का इनॉग्रेशन किया है। ये सेकंड कैथ लैब होगा, सेम ही कॉम्प्लेक्स में दूसरा कैथ लैब है। और इसके आने से फ़ायदा ये होगा कि अगर इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है और जो पहला कैथ लैब है वो हमारा अगर बिज़ी होगा तो हम दूसरे कैथ लैब में उस पेशेंट को ले सकेंगे और साइमल्टेनियसली भी दोनों कैथ लैब चल सकते हैं। और हमारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होने के कारण यहाँ पे हर तरह के प्रोसीजर्स होते हैं। न्यूरोलॉजी में भी होते हैं और कार्डियोलॉजी के भी होते हैं, पेरिफेरल और रीनल सब तरह के प्रोसीजर्स हमारे हॉस्पिटल में होते हैं। इसलिए 2 कैथ लैब होने के कारण ये सब प्रोसीजर्स आराम से हो पाएंगे। VNM टीवी पर अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए
VNM TV। रोज सुबह उठकर हम सीधा फोन अनलॉक करते हैं, यूपीआई से पेमेंट करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, लेकिन आपको पता है ये सब बनाता कौन है? मुझे टेक्नोलॉजी का सिर्फ यूजर नहीं बनना है, आई वॉन्ट टू नो द लॉजिक बिहाइंड इट। डेटा डिसीजन कैसे लेता है, सिस्टम को हैकर से कैसे प्रोटेक्ट करना है और एआई दुनिया को कैसे बदल रहा है। और इसीलिए मैंने चूज किया BCA एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। यहाँ साइबर सिक्योरिटी के थ्रू हम सीखते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और थ्रेट डिटेक्शन, और डेटा साइंस के थ्रू डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और AI फंडामेंटल्स, पाइथन, R प्रोग्रामिंग, SQL और बूटस्ट्रैप जैसे इंडस्ट्री टूल्स के साथ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल एक्सपोजर, क्योंकि कल अपॉर्चुनिटीज उन्हीं के पास होंगी जो आज टेक्नोलॉजी समझेगा। सपनों से सफलता तक करो करियर की सही शुरुआत BCA एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। एडमिशंस ओपन। नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया, पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेविकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। हम एक्चुअली साइंस की तरफ से सर, साइंस की तरफ से। लेकिन सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, हम वो है जो क्वेश्चंस पूछते हैं, जो आंसर्स डिस्कवर करते हैं, जो एक आइडिया को इनोवेशन में बदलते हैं। एक डिस्कवरी जो किसी की लाइफ बदल दे, एक रिसर्च जो फ्यूचर की डायरेक्शन बदल दे। और यहाँ सिग्मा यूनिवर्सिटी में बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम एक्सप्लोर करते हैं जेनेटिक्स, हेल्थ केयर और इनोवेशंस। फूड टेक्नोलॉजी से समझते हैं कि फूड को सेफर और बेटर कैसे बनाया जाए, और फॉरेंसिक साइंस से सीखते हैं कि एविडेंस को डिकोड कर कर सच तक कैसे पहुंचा जाए। बिकॉज साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, साइंस इज द पावर टू क्रिएट अ सॉल्यूशन। अपनी क्यूरियोसिटी को अपना करियर बनाओ। स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस। सपनों से सफलता तक करियर की सही शुरुआत। साइंस स्ट्रीम एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। एडमिशंस ओपन। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. हर दिन हम हजारों लोगों से मिलते हैं, पर क्या हम उन्हें सच में समझते हैं? एक इंसान जो हमेशा स्माइल करता है, शायद वो अंदर से स्ट्रगल कर रहा हो। एक पर्सन जो साइलेंट है, शायद उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ। See, human mind is complex and understanding it takes more than just observation. That's what made me choose art at Sigma University. Through psychology, I learn about human emotions, behavior and thoughts. Because the biggest mystery in the world is the human mind itself. Explore it, understand it, build your future with it. सपनों से सफलता तक, आर्ट्स at Sigma University. करियर की सही शुरुआत सिग्मा यूनिवर्सिटी के साथ। एडमिशंस ओपन। गुजरात की कला नगरी वडोदरा में साहित्य और क्रिएटिविटी का शानदार संगम देखने मिला। समा की नवरचना हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित नवलिट फेस्ट 2026 वंस अपॉन अ थॉट में वडोदरा के समा की नवरचना हायर सेकेंडरी स्कूल के 60वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित साहित्यिक महोत्सव नवलिट फेस्ट 2026 की थीम वंस अपॉन अ थॉट रखी गई। महोत्सव का उद्देश्य विद्यार्थियों में साहित्य के प्रति रुचि बढ़ाने के साथ साथ उनकी भाषा, रचनात्मकता और अभिव्यक्ति की प्रतिभा को मंच प्रदान करना था। इस दौरान वक्तृत्व, वाद विवाद, कविता, पाठ, रचनात्मक लेखन और कहानी लेखन समेत कई साहित्यिक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई।
21 विभिन्न स्कूलों के 300 से ज़्यादा छात्रों ने पूरे उत्साह के साथ इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में शिक्षकों और मेहमानों ने छात्रों को साहित्य और रचनात्मक अभिव्यक्ति के महत्व से अवगत कराया। वहीं प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। आज नवोदय स्कूल समा में नवलिट फेस्ट का आयोजन हुआ है। ये एक लिटरेचर पे बेस्ड एक्टिविटी है, इंटर स्कूल कंपटीशन है जो पूरी तरीके से हमारे बच्चों ने तैयार किया है। 9 कॉम्पिटिशन्स हैं, लिटरेचर से रिलेटेड सारे क्विज है, स्पीच प्ले है, पोएट्री रेसिटेशन है और इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो हमारे लिए थी वो ये कि लोग बच्चों में लिटरेचर के प्रति एक प्यार जगाना और उसके साथ कनेक्टेड रहना, उन्हें सिखाने की हमें लगा कि बहुत जरूरी है करना। और हमने ये पूरे इवेंट के बाद महसूस किया कि बड़ौदा में टैलेंट बहुत 21 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया, सब एक से बढ़कर एक खूब तैयारी के साथ आए थे और बहुत अच्छा इवेंट हुआ। 21 स्कूल से 21 स्कूल से जो करीब 300 बच्चे टोटल 21 स्कूलों से। ये हमारा नवलिट फेस्ट हर साल एक होता है और पिछले साल हमने उसको परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड किया था फ्यूजन फेस्ट, इस साल लिटरेचर से रिलेटेड। कुल मिलाकर नवलिट फेस्ट 2026 विद्यार्थियों के लिए साहित्य, कल्पना और अभिव्यक्ति का एक यादगार मंच साबित हुआ। शराबबंदी वाले गुजरात राज्य के वडोदरा शहर में ड्रग्स और शराब की तस्करी और बिक्री अब पुलिस के लिए भी सरदर्द बनती जा रही है। ऐसे में वडोदरा के कैफे, रेस्टोरेंट और ठेलों पर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। वडोदरा एसओजी पुलिस ने शहर में ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ा सरप्राइज चेकिंग अभियान चलाया। फतेहगंज, निजामपुरा, नवायार्ड समेत कई संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने कैफे, रेस्टोरेंट, फूड स्टॉल और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर गहन जांच की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों को चेक किया और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ भी की। हालांकि इस विशेष अभियान में कोई आपत्तिजनक या अवैध वस्तुएं बरामद नहीं हुई है। एसओजी के अनुसार वर्ष 2026 में अब तक ड्रग्स से जुड़े मामलों में 46 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और करीब 1.36 करोड़ रुपए का मुद्दामाल भी जब्त किया गया है। पुलिस का कहना है कि वडोदरा को नशा मुक्त बनाने के लिए ऐसे सरप्राइज चेकिंग अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। गुजरात के वडोदरा में होने वाले सभी विकास कार्यों की चर्चा सबसे पहले वीएमसी की स्थायी समिति में होती है और उसके बाद उन प्रस्तावों को अनुमति दी जाती है जो वडोदरा की दशा और दिशा दोनों तय करते हैं। मांजलपुर का चुनाव खत्म होने के बाद अब फिर एक बार बैठकों का दौर शुरू हो गया है। वडोदरा महानगर पालिका की स्थायी समिति की बैठक में पेश किए गए सभी 34 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। मांजलपुर उपचुनाव के बाद आचार संहिता समाप्त होने के बाद आयोजित पहली स्थायी समिति की बैठक में पानी, फायर, बिल्डिंग प्रोजेक्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट समेत कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों पर मोहर लगी। हालांकि एक प्राथमिक विद्यालय के अस्थायी स्थानांतरण को लेकर बैठक में विवाद भी देखने मिला। 33 આપણી દરખાસ્ત હતી પણ એક વધારાના કામ ને ચડાવીને 34 દરખાસ્ત અને 34 આપણે મંજૂર કરેલી છે। વન બાય વન જોતા જઈએ તો પહેલી જે આપણી હતી સ્ક્રેપ વાળી એમાં આપણે બે જે સભ્ય રહ્યા એમાં ભાણજીભાઈ પટેલ અને નિમિષાબેન પંચાલને મૂકીને મંજૂર કરેલી છે। અગ્નિશામક માટે થઈને કલ્યાણ નીતિ એ લોકોના જે ફંડમાં હોય એને મંજૂરી આપી છે। પછીના 16 નંબર જે નવીન કચેરી બનાવવાની છે એને મંજૂરી આપી છે પણ જે આપણને સ્થળ બતાવ્યું છે દક્ષિણ ઝોન દંતેશ્વરી મનન પાર્કની સામે પણ આ કોર્ટ મેટર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં હોવાથી અને જજમેન્ટ હજી આપણા સુધીનું કાગળ નહીં પહોંચવાથી 16 નંબરની કચેરી મંજૂર કરી છે પણ સ્થળની આગળ જજમેન્ટ આવ્યા પ્રમાણે કમિશનરશ્રીની આપણે એમને સત્તા આપેલી છે કે આગળ શું ડિસિઝન કઈ જગ્યાએનું લેવું।
નવા જન્મ મરણના અત્યારે આપણું માંજલપુર ચાલી રહ્યું છે સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સમાં, પણ નવીન આપણી અંદર બને માર્કેટવાળી જગ્યાએ નવીન ઓફિસની મંજૂરી છે. ગોત્રીવાળું ઈ ચાર્જિંગ સ્ટેશન આપણું જે ચાલી રહ્યું છે એ બસમાં, એની અંદર આપણે ફેઝ 2 ની કામગીરીને મંજૂરી છે. ઉત્તર ઝોનની અંદર TP1 ની અંદર એક સ્વિમિંગ પુલની મંજૂરી. 7મા ક્રમે પશ્ચિમ ઝોનની અંદર જે વાર્ષિક ઇજારો છે એની અંદર આપણે રેટ વધારાની જે માંગણી હતી એને આપણે મંજૂરી આપી છે. સામાન્ય સભાની મંજૂરીએ એક આપણી નગરપાલિકાની જે હસ્તક છે સ્કૂલ રહી એને ડિમોલેશન કરવાની થવાથી કોઈનું શિક્ષણ ન બગડે અને શાંતિથી બાજુની જ જગ્યાએ કોર્પોરેશનની જે દુકાનો હતી એ પૈકી એ લોકોની માંગણી દરખાસ્તની અંદર 9ની હતી, પણ સ્થળ સ્થિતિ અને સંખ્યા જોતા 11 એમને આપણે ફાળવી આપી છે, જેથી કરીને શાંતિથી દરેક વ્યક્તિ ત્યાં સરળતાથી કરી શકાય. સોલિડ વેસ્ટની માંગણી લેન્ડફિલને સમતળ બનાવવાની રૂટીન પ્રમાણે આપણે જે આપી છે એના કરતાં આ વખતે 1 વર્ષની બદલે 2 વર્ષ માટેની માંગ આપી છે. કાર્યપાલક ઇજનેરના શાખાની અંદર જોઈએ તો વોર્ડ 11ની અંદર બધું 67C વાળું જે કંઈ કામગીરી આપણે થઈ છે એને બધી બાબતને ધ્યાનમાં લીધેલી છે. યુસીડીની અંદર પણ એક સભાસદની અંદર મંજૂરી હોય છે. વોર્ડ નંબર 12ની અંદર 3 છે, દરેક એક સભાસદ એમાં પણ આપણે મૂક્યા છે. વોર્ડ નંબર 8માં 1માં જે કંઈ આપણા શેલ્ટર હાઉસો ચાલી રહ્યા છે એની અંદર દરેક એક સભાસદનું અંદર નામ આપીને આપણે એને વિગતને પૂરી કરેલી છે. પાણી પુરવઠાની વિગત જોતા મર્યાદા વધારેલી છે. જનસંપર્કની અંદરની એક આપણને જે દરખાસ્ત આવેલી હતી જેમાં આપણે એમ્પ્લોઈઝના વડોદરા મહાનગરપાલિકાના એમ્પ્લોઈઝની ક્રેડિટ સોસાયટી તરફથી બાળકોને હંમેશા રાહત દરે જે ચોપડા અપાતા હોય છે એની જે 2.5 લાખની આપણી પાસે મંજૂરી હતી એને પણ આપણે ધ્યાનમાં લીધેલી છે. બીજું દરખાસ્ત એક આપણે જોઈએ તો 33 સાર્વજનિક સંસ્થાઓએ અથવા તો અખાડાઓએ જે કંઈ આપણી પાસે માંગણી મૂકેલી હતી આર્થિક સહાયની, તો એ 10,000 રૂપિયા લેખે થઈને જે આપણી વડોદરા મહાનગરપાલિકા હંમેશા આપી રહી છે એને પણ ધ્યાનમાં લીધેલું છે. પાણી પુરવઠાની માંગણીઓની અંદર જે 16મા ક્રમે છે એમાં આવકની મર્યાદા વધારવાની હતી. એ જ રીતે 17, 18, 19, 20 અને 21 આ ક્રમે આવતી દરખાસ્ત જેમાં વોર્ડ નંબર 1, 2, 3, 13 અને 16 આ બધા જે પાણી પુરવઠાની અંદર વધારાની જ્યાં સુધી નવા ઇજારા ન થાય, નવા ઇજારા ટેન્ડર પ્રક્રિયા પૂરી ન થાય, મંજૂરી ના મળે ત્યાં સુધીની રકમ મર્યાદા એ લોકોને વધારી આપી છે. ડ્રેનેજની અંદર 22મા ક્રમે આપણે સંસદસીનું જે કામ છે તેને ધ્યાનમાં ઉપર લીધું છે. 23નું કામ પણ ધ્યાનમાં લીધેલું છે. મંગલ પાંડે બ્રિજ ઉપર આપણે જોઈએ તો રાત્રિ બજારથી લઈને અઘોરા મોલ સુધી અથવા તો જે બિલ્ડિંગ પછીની બની રહી છે નાની રેલિંગ હોવાથી સ્વચ્છતા જળવાતી ન હોવાથી મોટી રેલિંગની પણ મંજૂરી આપી છે. એડવાન્સ વેરાની જે આપણી દરખાસ્ત હતી એને પણ ધ્યાનમાં લેવાઈ છે, જે આપણે અત્યારે એની આપણે ડેટ લંબાઈ છે એને ધ્યાનમાં લીધી છે. પાર્ક્સ એન્ડ ગાર્ડન તરફથી આપણને દક્ષિણ ઝોનના ટ્રીમિંગનો ઇજારો છે. આપણે પણ જાણીએ છીએ કે એક સ્ટેન્ડિંગની અંદર આપણે ઘણી બધી વિગતો લઈ લીધેલી હતી, દરખાસ્તો લીધી હતી, પણ આચારસંહિતાના કારણે જે મુલતવી રાખેલા કામ હતા એ ફરીથી બધા ચડાવીને ફરીથી આજે બધા જ મંજૂરી ઉપર આપણે લીધા છે. એમાં પાર્ક્સ એન્ડ ગાર્ડન છે, મિકેનિકલ ખાતાની પણ છે, જે મુલતવી વાળા કામો હતા એને ચેટિંગ મશીન જે આપણે નાના ખરીદવાના હતા એની મંજૂરી છે. ડ્રેનેજ વાળી જે છે તો 67C છે, મુલતવી વાળું કામ ફરીથી ધ્યાન ઉપર લઈને મંજૂરી આપી છે. પાણી પુરવઠાની અંદર પણ લીધેલી ગઈ વખતેની દરખાસ્ત આ વખતે ધ્યાનમાં લઈને મંજૂર કરેલી છે. આપણને જે વધારે ભરતી માટે થઈને કમિશનર તરફથી આવેલી ભલામણ 11 મહિનાના કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ ઉપર એ વિગતવાર આપણે દરેકને લીધેલા છે. લાઇબ્રેરીની જગ્યાએ આપણે એમને ટુરિસ્ટ ખાતામાં પછી જ્યાં જેમ ફાળવવા પડે, કદાચ અતિથિ ગૃહમાં જરૂર હોય, ટાઉન હોલમાં જરૂર હોય, એ રીતે એમને મૂકવાય એ સાથે ઠરાવ કરીને આપણે એમને આપ્યા છે કે બધા જ જે રહ્યા એ ફક્ત લાઇબ્રેરિયન નહીં પણ ટુરિસ્ટ શાખાને આપણે મંજૂર કરી રહ્યા છે. ગણવેશની અંદર ઘણા સમયથી એમની એક દરખાસ્ત હતી, નર્સિંગના યુનિફોર્મનું એલાઉન્સ ગુજરાત ગવર્મેન્ટ પાસેથી મળતું જ હોય છે, પણ આપણી પાસેથી અમુક સમયથી એ બાકી કામ પડેલું હતું,
જેને ધ્યાનમાં લીધું છે અને એક ભલામણ હતી કંઈકથી એમની ટ્રાન્સફરવાળી એ 33મા ક્રમને પણ લીધું છે. 34મું હર ઘર તિરંગા અભિયાન અંતર્ગત જે तिरंगा यात्रा છે એને આજે વધારાની દરખાસ્તમાં ચડાવીને મંજૂરી આપી. गुजरात के वडोदरा में पिछले कुछ दिनों से बारिश के बीच मगरमच्छ लगातार रिहायशी इलाकों में देखने मिल रहे हैं. बारिश के साथ ही मगरमच्छों का वडोदरा शहर जिलों में दिखना शुरू हो जाता है और उन्हें पकड़ने का काम गुजरात प्राणी क्रूरता निवारण संस्था द्वारा सफलतापूर्वक किया जा रहा है. पिछले 15 से 20 दिनों से वडोदरा में जारी बारिश के कारण नदी और तालाबों का जलस्तर बढ़ने से मगरमच्छ आबादी वाले इलाकों में आ गए थे. इन मगरमच्छों के रेस्क्यू के लिए गुजरात प्राणी क्रूरता निवारण संस्था की हेल्पलाइन 9825011117 पर लगातार कॉल मिलते रहे. सूचना मिलने पर संस्था के वॉलंटियर्स रमेश याइस, संदीप ठाकुर और चिराग ठाकुर ने वडोदरा के सयाजीगंज और जेल रोड के साथ साथ शहर के बाहर धनियावी गांव और आजवा प्राथमिक स्कूल में देखे गए मगरमच्छों का रेस्क्यू किया. इसके अलावा निमेटा वाटर प्लांट में भी मगरमच्छ पहुंचने की सूचना मिली थी. संस्था ने फौरन वन विभाग को जानकारी दी, जिसके बाद मगरमच्छों को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर वन विभाग को सौंप दिया गया है. संस्था की ओर से लोगों से अपील की गई है कि बारिश के दौरान अगर किसी रिहायशी या सार्वजनिक स्थान पर मगरमच्छ दिखाई दे तो उसके करीब जाने या उसे पकड़ने की कोशिश न करे. तुरंत संबंधित विभाग या रेस्क्यू हेल्पलाइन को सूचना दे. છેલ્લા કેટલા 15-20 દિવસથી જે વડોદરામાં વરસાદી માહોલ હતો અને વરસાદ જે વરસી રહ્યો હતો તો વડોદરા વિસ્તારની અંદર મગર નીકળવાના બનાવ બન્યા હતા. જે અમારી હેલ્પલાઇન નંબર 9825511117 9825011117 પર ફોન આવ્યા હતા. તે વિસ્તારો કે જેવા કે વડોદરા સિટી અને ગ્રામ્ય વિસ્તાર બંને જગ્યાએથી ફોન આવ્યા હતા. અને વડોદરા વિસ્તારમાં સયાજીગંજ છે, જેલ રોડ છે, ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં આજવા, નિમેટા અને ધનિયાવી આ 5 ટોટલ મગર અમે રેસ્ક્યુ કર્યા હતા. એમાં બચ્ચાથી લઈને થોડા જુવેનાઇલ અને મોટા આ બધી સાઇઝના મગર અમારા વોલેન્ટિયર રમેશ યાઈસ અને સંદીપ ઠાકોર, ચિરાગ ઠાકોર દ્વારા સહી સલામત રેસ્ક્યુ કરી જે તે ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટને અમે સોંપેલ છે. રાજેશ ભાવસાર, गुजरात प्राणी क्रूरता निवारण संस्था, वडोदरा. गुजरात के वडोदरा शहर में गणपति और दशा माता महोत्सव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है, जिसके तहत शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया. आगामी गणपति महोत्सव और दशा माता पर्व को शांतिपूर्ण और मिलनसार माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से नवापुरा पुलिस स्टेशन में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता एसीपी अशोक राठवा ने की. इस दौरान वार्ड नंबर 13 और 14 के पार्षद, विभिन्न गणपति मंडलों के प्रतिनिधि और क्षेत्र के प्रमुख लोग मौजूद रहे. बैठक में त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने, ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने और सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर જરૂરી દિશા નિર્દેશ દિए गए. આગામી સમયમાં શહેરમાં મહત્વના તહેવારો ઉજવવામાં આવશે અને એમાં કરીને જે દશામાનો તહેવાર છે કે દશામાના વ્રતની અહીંયા ઉજવણી કરવામાં આવે છે અને નેક્સ્ટ મંથમાં જે સપ્ટેમ્બરમાં છે એ ગણપતિ આગમન યાત્રા છે. ગણપતિ જે ગણેશ ચતુર્થી અને ગણપતિનો જે તહેવાર છે આપણે ત્યાં હર્ષોલ્લાસથી ઉજવવામાં આવે છે. તો એના કેટલાક સુપ્રીમ કોર્ટના ગાઈડલાઇન્સ હોય છે, પોલીસ કમિશનરના જાહેરનામા પડેલા હોય છે. અત્યારે દશામાં આગમન છે એને રંગેચંગે દરેક વિસ્તારમાંથી થઈ રહ્યું છે. તો એમાં જે આયોજકો છે એમણે કઈ કઈ કાળજી રાખવાની છે, ગણપતિ આગમન વખતે આયોજકોએ કઈ કઈ કાળજી રાખવાની છે કે જે એમની મૂર્તિની સાઇઝ છે એ 9 ફૂટ કરતાં વધારે ના હોવા જોઈએ, કેમિકલ કલર્સ ના હોવા જોઈએ, માટીની મૂર્તિઓ હોવી જોઈએ અને દશામાં આગમનમાં પણ જે મૂર્તિની સાઇઝ છે એ ડિફાઇન હોવી જોઈએ. એના વિસર્જનનો રૂટ છે એ ક્લિયર હોવા જોઈએ. તેમજ દરેક પોલીસ સ્ટેશનમાંથી જે જ્યાં બી રૂટ આવતો હોય ત્યાંથી આપણે પરમિશન લીધેલી હોવી જોઈએ. તેમજ ડીજેના જે નિયમો છે ડેસિબલ પ્રમાણે 10 વાગ્યા પહેલાં ડીજે બંધ થઈ જવા જોઈએ અને સાઉન્ડ લિમિટ કરતાં એ ડીજે વધારે ના જોવું જોઈએ. એ સંદર્ભે અત્યારે દશામાના આયોજકો છે તેમજ ગણપતિના આયોજકો છે એમને બ્રીફિંગ કરવા માટે એક મીટિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. गुजरात और वडोदरा के स्थानीय डांस कलाकारों को अब मिलेगा राष्ट्रीय मंच. मुंबई तक पहुंचेगा गुजरात के कलाकारों का हुनर.
इसी उद्देश्य से नाच गुजरात नाम से एक खास प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। वडोदरा शहर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वडोदरा डांस एसोसिएशन के अध्यक्ष और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कोरियोग्राफर चिराग महिदा ने इस पहल की जानकारी दी। नाच गुजरात के जरिए गुजरात के छोटे बड़े शहरों में छिपी डांस प्रतिभाओं को तलाश कर उन्हें बॉलीवुड और रियलिटी शो के मंच तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। નાચ ગુજરાત શો અમે વડોદરામાં એક શરૂઆત કરી છે કે જેનું પ્લેટફોર્મ મુંબઈ સુધી પહોંચે અને છોકરાનું જે ટેલેન્ટ હોય એ મુંબઈ સુધી પહોંચે એના માટેનો એક પ્રયાસ ચાલુ છે। એમાં સારા સારા ઇન્ડસ્ટ્રીના એટલે ડાન્સ રિયાલિટી શોના જજ બોલિવૂડ કોરિયોગ્રાફર એ લાવીને અમે એક પ્રયાસ એક મોટો કરી રહ્યા છે કે જે દર વર્ષે આવી રીતે ઇન્ડિયાના લોકો ગુજરાતના લોકો વડોદરામાં આ રીતે એક નાચે અને મુંબઈ સુધી પહોંચે। આપણે મુંબઈ જઈએ મુંબઈવાળા આપણી ત્યાં આવીને કરે એવો અમારો એક પ્રયાસ ચાલુ છે। आयोजकों का प्रयास है कि मुंबई के बॉलीवुड कोरियोग्राफर्स और रियलिटी शो के जज गुजरात आएं और यहाँ की प्रतिभाओं को करीब से परखें। બેઝિકલી જજ કરવાનું કામ તો જજીસનું છે। સ્પેશિયલી એના માટે જ અમે નિકિતા મેમ છે, કમલેશ સર છે, એ જજ કરે છે। મારું કામ છે શોને ડિરેક્ટ કરવું, શોને એક સારા પ્લેટફોર્મ સુધી પહોંચાડવું અને આજની જનરેશનમાં ગુજરાતમાં સૌથી પહેલાં તો કહીશ કે ફૂલમાં પ્રોડક્શન અને ચિરાગ સરનો આભાર છે, કારણ કે આટલા બધા જેટલા પણ લોકો છે એ બધાને અહીંયા સુધી લાવવું, આ જે સેલિબ્રિટી જજીસ છે એને અહીંયા એક પ્લેટફોર્મ પર લઈ આવવું અને જેટલા પણ આપણા ડાન્સર્સ છે એ ડાન્સર્સને એ લોકો જજ કરે અને પછી આપણા જેટલા બી ડાન્સર્સ છે એની પ્રતિભા હજી વધે, કારણ કે એ લોકોમાં સ્પાર્ક ત્યારે જ આવશે જ્યારે એ લોકો કોઈક એક સેલિબ્રિટી જજની સામે પરફોર્મ કરશે। તો એ એક પ્લેટફોર્મ બનાવવું એ સૌથી મોટી વાત છે જે ચિરાગ સર અને સંતોષ સરે કર્યું છે અને એને ડિરેક્ટ કરવાનો મોકો મને મળ્યો છે। દેટ ઇઝ ધ ગુડ થિંગ ફોર મી। જજ ઓફ નાચ ગુજરાત હું એવું કહીશ કે મેં ઓડિશનથી લઈને ફર્સ્ટ એપિસોડથી લઈને અત્યાર સુધી બાળકોને પ્રતિભા જોઈ છે। પહેલાં કેવું હોય છે કે જ્યારે બાળકોને બહુ મોટો પ્લેટફોર્મ અને મોટા કેમેરા સામે આવે છે તો થોડો હચકાચાય છે। હવે જેમ જેમ ધીરે ધીરે એપિસોડ આગળ વધતા જાય છે તો એમની અંદર જે કોન્ફિડન્સ છે એ વધવો જોઈએ, એની પ્રતિભા આપણાને દેખાવી જોઈએ। અને હવે તો એવું લાગી રહ્યું છે કે જેમ જેમ હું એપિસોડ જોઉં છું તો એ બાળકો મારા બાળકો જેવા મને લાગી રહ્યા છે। પણ એની સાથે હવે જે ગ્રાન્ડ ફિનાલે સેમિફાઇનલ તરફ આપણે આગળ વધી રહ્યા છે તો હવે બહુ ટક્કરની કોમ્પિટિશન થશે, 19-20નો ફરક જોવામાં આવશે। એટલે હું આશા કરું છું કે ફિનાલે સુધી જે डिजर्व करे छे हमें इन्हें चुनी लईशुं। VNM टीवी पर अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए VNM टीवी। गुजरात की हवाओं में व्यापार है साहेब। रियल बिजनेस तब समझ आता है जब आप मार्केट में उतरते हो। सिग्मा यूनिवर्सिटी का BBA कोर्स देता है आपको रियल एक्सपोजर, रिटेल, लाइव प्रोजेक्ट्स और लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन के साथ इंटर्नशिप्स, इंडस्ट्री विजिट्स, hands-on learning, real business understanding. Not only management, you'll get to learn decision making too. कल के एम्प्लॉयज नहीं, फ्यूचर के लीडर्स बनो, सपनों से सफलता तक करो करियर की सही शुरुआत। BBA at Sigma University. Admissions open. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606.
अगर सिर्फ थियरी से इंजीनियर बनते तो दुनिया इतनी आगे नहीं बढ़ती। रियल इंजीनियरिंग होती है जब आप बनाते हो, टेस्ट करते हो, फेल होते हो और फिर दोबारा बनाते हो। सिग्मा यूनिवर्सिटी में बीटेक का मतलब है 65% प्रैक्टिकल लर्निंग। हर सेमेस्टर में इंटर्नशिप, रियल प्रोजेक्ट्स, हैकाथॉन और इंडस्ट्री एक्सपोजर। और सिर्फ ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस, एक ही कोर्स में फ्यूचर रेडी स्किल्स। यहाँ पे सिर्फ आप पढ़ते नहीं हो, इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर होते हो। सिर्फ डिग्री नहीं, कैपेबिलिटी बिल्ड करो, सपनों से सफलता तक। स्टार्ट योर इंजीनियरिंग विद सिग्मा यूनिवर्सिटी। एडमिशंस ओपन। मे आई कम इन सर? होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। એક બાળક જ્યારે પોતાનો પહેલો શ્વાસ લે છે ત્યારે ડોક્ટર્સની પહેલા અમે નર્સ ત્યાં હોઈએ છીએ। અમે માત્ર ઇન્જેક્શન જ નથી આપતા, અમે એક આશા પણ આપીએ છીએ। સિગ્મા યુનિવર્સિટીમાં નર્સિંગ કોર્સ માત્ર ટેક્સ્ટબુક નથી, 70% પ્રેક્ટિકલ ટ્રેનિંગ છે। પ્રી ક્લિનિકલ લેબ, મેટર્નલ એન્ડ ચાઇલ્ડ હેલ્થ લેબ, કમ્યુનિટી હેલ્થ લેબ સાથે રિયલ વર્લ્ડ સ્કિલ્સ એન્ડ રિયલ વર્લ્ડ કોન્ફિડન્સ। ઇન્ડિયન નર્સિંગ કાઉન્સિલ અને ગુજરાત નર્સિંગ કાઉન્સિલ માન્ય કોર્સ એટલે સિગ્મા યુનિવર્સિટીનો નર્સિંગ કોર્સ। કેન્સર હોસ્પિટલની ફેસ ટુ ફેસ વિઝિટ, બ્લડ બેંક, ઓલ્ડ એજ હોમ વિઝિટ્સ। સિગ્માના સ્ટુડન્ટ્સ ક્લાસરૂમની બહાર જીવન શીખે છે। મારા માટે નર્સિંગ એક જોબ નથી, એક કોલિંગ છે। જો તમારામાં સેવાની ભાવના છે, જીવન બચાવવાની ઈચ્છા છે, તો સિગ્મા યુનિવર્સિટીનો નર્સિંગ કોર્સ તમારા માટે જ છે। સપનાઓથી સફળતા સુધી કરિયરની શરૂઆત નર્સિંગ ઓનલી એટ સિગ્મા યુનિવર્સિટી। એડમિશન્સ ઓપન। कुछ लोगों को करियर बनाना था, पर मुझे फर्क लाना था। लोगों की प्रॉब्लम समझनी थी, कम्युनिटीज के साथ काम करना था, रियल चेंज का हिस्सा बनना था। इसीलिए मैंने चूज़ किया सोशल वर्क एट सिग्मा यूनिवर्सिटी, जहां 70% प्रैक्टिकल लर्निंग के थ्रू फील्ड विजिट, एनजीओ एक्सपोजर, एनएसएस एक्टिविटीज़ और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलते हैं। यहाँ हम सिर्फ सोशल वर्क पढ़ते ही नहीं, सोशल वर्क करते भी हैं। कल का बदलाव आज से शुरू होता है, सपनों से सफलता तक। करो करियर की सही शुरुआत, सोशल वर्क एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। एडमिशन ओपन नाउ। गुजरात के वडोदरा शहर में पब्लिक हेल्थ को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। वडोदरा की नवरचना यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ साइंस के तहत सेंटर फॉर पब्लिक हेल्थ का इनॉग्रेशन किया गया। इस मौके पर कुछ खास मेहमान उपस्थित रहे, जिन्होंने पब्लिक हेल्थ क्यों ज़रूरी है और इस पर आगे भविष्य में क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इस पर चर्चा की। पैनल डिस्कशंस हुए और साथ ही साथ ये सेंटर अब वडोदरा और गुजरात के लिए कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई। इस सेंटर की शुरुआत के साथ यूनिवर्सिटी ने रिसर्च, शिक्षा, इनोवेशन और सामुदायिक भागीदारी के जरिए पब्लिक हेल्थ की चुनौतियों पर काम करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। सेंटर को एक मल्टी डिसिप्लिनरी प्लेटफॉर्म के तौर पर विकसित किया जाएगा, जहां रिसर्च के साथ साथ ट्रेनिंग और मार्गदर्शन के जरिए प्रोफेशनल्स की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। इस मौके पर नवरचना एजुकेशन ट्रस्ट की चेयरपर्सन तेजल अमीन ने खुशी व्यक्त की। मुझे खूब आनंद है कि आज नवरचना यूनिवर्सिटी का सेंटर फॉर पब्लिक हेल्थ का इनॉग्रेशन हुआ। आज डॉक्टर मिनेश शाह जो एनडीडीबी के चेयरमैन हैं, उनके हस्त द्वारा हुआ है और हमारे यहाँ एक बहुत ही
एमिनेंट पैनल है जो पब्लिक हेल्थ की जो आज समस्याएं हैं और उसको कैसे हम सोल्यूशन ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी को लेके, एआई को लेके और दूसरे हर एक जो डिसिप्लिन्स है। पब्लिक हेल्थ सिर्फ मेडिसिन या हॉस्पिटल्स की बात नहीं है या लैब्स की बात नहीं है, रिसर्च की बात नहीं है, उसमें हर एक दूसरी डिसिप्लिन है, आर्किटेक्चर है, एजुकेशन है, कम्युनिकेशन है, मैनेजमेंट है और ऑफ कोर्स साइंस की हर एक फील्ड, बायोटेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री, और ये सब को साथ में मिला के हम कैसे पब्लिक हेल्थ के लिए सॉल्यूशंस ले सके, जिसकी वजह से हम सिर्फ मनुष्य नहीं लेकिन हमारे यहाँ जो हमारा जो एनिमल वर्ल्ड है, हमारा प्लांट वर्ल्ड है, हमारा एग्रीकल्चर है, हमारा न्यूट्रिशन है, ये सब में हम अच्छे से योगदान दें, अच्छे सॉल्यूशंस लाए, क्योंकि अभी सॉल्यूशंस आ रहे हैं, वैक्सीन्स आ रहे हैं। हमारे यहाँ एक जो हमारे एंटीबायोटिक्स के तरफ हमारी जो इम्यूनिटी बढ़ रही है वो भी एक प्रॉब्लम है। वायरसेस अलग अलग म्यूटेट होके आ रहे हैं, तो उनका प्रिवेंशन कैसे करें। गुड हेल्थ इज़ प्रिवेंटिव हेल्थ। तो इसके ऊपर एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से नवरचना यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ पब्लिक हेल्थ में काम होगा। इसमें रिसर्च होगा, एडवोकेसी होगी, पब्लिक पॉलिसी में, गवर्नमेंट पॉलिसी में योगदान दे सके वो भी ऐसे भी काम होंगे। और हमारे स्टूडेंट्स, हमारे फैकल्टी मेंबर्स और यहाँ जुड़े हुए सभी इंस्टीट्यूट्स, एनजीओज, सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट एक ग्लोबल लेवल पे योगदान करे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। इस मौके पर एनडीडीबी के चेयरमैन डॉक्टर मिनेश शाह चीफ गेस्ट के तौर पर रहे और भारत सरकार के आरोग्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पूर्व मुख्य सचिव डॉक्टर अमरजीत सिंह गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर उपस्थित रहे। साथ ही प्रोफेसर सीरीमावो नायर, प्रदीप यादव, डॉक्टर सुनील यादव, प्रोफेसर प्रत्यूष शंकर, डॉक्टर धनंजय भट्ट, डॉक्टर संदीप शाह, प्रोफेसर AC रामचंद्रन, प्रशांत नागरे, प्रोफेसर सुनीता चंदोरकर उपस्थित रहे। पब्लिक हेल्थ का सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो सर्वेलेंस रखना है। कहाँ कहाँ रोग के आसार नज़र आ रहे हैं, जैसे कि पैरासाइट लोड कहाँ बढ़ रहा है, वहाँ मलेरिया होगा, वहाँ दूसरी तकलीफ होगी लोगों को, तो वो तकलीफ हो उससे पहले उनको पकड़ लिया जाए, रोग को कंट्रोल कर लिया जाए, वो पब्लिक हेल्थ का बड़ा काम है। अगर माता कमज़ोर है, बच्चा कमज़ोर है, तो आने वाले दिन में तकलीफ होगी उसको। तो ये इनका पहले से काम है कि पहले से बच्चे की न्यूट्रिशन, पोषक आहार उसका नक्की कर लिया जाए, ताकि आने वाले दिनों में उसका स्वास्थ्य, मेंटल, फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी रहे। इट्स अ वेरी वेरी प्रिवेंटिव रोल। नवरचना यूनिवर्सिटी की तरफ से जो इनॉग्रेशन हुआ है, जो शुरुआत हो रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? I think it is a very, very happy news because some very eminent people have been working with Shrimao earlier, Dr. Ramachandran, Chandorikar, and they have a track record with Tejal Amin. I think it's a very good beginning and a very fortunate beginning for the city of Baroda and Gujarat. I wish them all the best. सेंटर फॉर पब्लिक हेल्थ का इनॉग्रेशन और इस मौके पर डॉक्टर मिनेश शाह चीफ गेस्ट के तौर पर यहाँ पर उपस्थित हैं। जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि वडोदरा शहर और गुजरात में इस सेंटर का क्या क्या फ़ायदा लोगों की हेल्थ को मिल सकता है। सर, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूँगी कि गुजरात में पब्लिक हेल्थ को लेकर जो कंसर्न्स हैं और कुपोषण की जो शिकायतें सामने आती रहती हैं, ये सेंटर किस तरह से इसमें हेल्पफुल साबित हो सकता है? पब्लिक हेल्थ एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसमें अलग अलग कंपोनेंट हैं। ह्यूमन हेल्थ है, एनिमल हेल्थ है, एनवायरमेंटल की हेल्थ है। सो एक वन हेल्थ अप्रोच अभी सबको समझ में आ गया कि जब तक हम पूरा सबको एक साथ लेके नहीं चलेंगे, हम एक सिंगल हेल्थ के बारे में नहीं सोच सकते हैं। तो पब्लिक हेल्थ सबसे पहले तो सबके लिए सोचेगा। तो ह्यूमन हेल्थ भी है, एनिमल हेल्थ भी है, एनवायरमेंटल और प्लांट हेल्थ भी है। सो ये एक अच्छा कंसेप्ट है जिसमें एनडीडीबी बहुत सालों से फोकस कर रहा है, क्योंकि हम एनिमल हेल्थ के साथ जुड़े हैं। हमें पता है कुछ जीनोटिक डिसीज़ हैं जो एनिमल से ह्यूमन में और वाइस वर्सा ह्यूमन से एनिमल में आ सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस पे फोकस करें, लार्जर अवेयरनेस हम पैदा करें कि ये हो सकता है और इसके लिए हमें क्या क्या कदम लेना चाहिए। और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके सारे रिसर्चर्स, सारे एकेडमिक्स इंस्टीट्यूशंस, सारे हमारे जैसी संस्थाएं जो इसमें जुड़ी हुई हैं या इंडस्ट्रीज़ जो इस एरिया में जुड़ी हुई हैं और स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सब एक साथ आके सेंटर में कोशिश करेंगे, पॉलिसीज़ के बारे में सोचेंगे, रिकमेंडेशंस के बारे में सोचेंगे, जो हमारे आगे जाके हम प्रिवेंटिव हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करें,
हम डिसीज होने के बाद की और पे फोकस कम करें और हेल्थ ख़राब ना हो उसके लिए क्या कर सकते हैं। सो फूड सेफ्टी फॉर एग्जांपल या एनिमल की हेल्थ है, जिसमें एनडीडीबी सालों से ये 2 फील्ड में बहुत काम करता है, क्योंकि इसका लार्जर पब्लिक हेल्थ के साथ ये जुड़े हुए हैं और ऐसा सेंटर होना एनडीडीबी के लिए बहुत अच्छी बात है। हम बिल्कुल सेंटर के साथ मिलके काम करेंगे और फूड सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी, एनिमल हेल्थ और कुछ हद तक ह्यूमन हेल्थ जो हमारी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, साथ में मिलके हम आगे जाके कैसे हम बच्चों को तैयार करें, उनको एजुकेशन दें, उनको इसके बारे में बताएं और वो आगे जाके बहुत सारी जगह में ये संदेश लेके जाएं और अच्छा काम इस फील्ड में करें। इसके लिए सेंटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत टाइमली डिसीजन है और मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा नवरचना यूनिवर्सिटी को एक ऐसा सेंटर का शुरुआत करने के लिए। सर, आपने जो एक चीज़ मेंशन करी कि डिजीज़ होने के बाद में कोई स्टेप लिया जाए, इससे अच्छा है कि पहले ही फूड सेफ्टी पर ध्यान दिया जाए। और अभी जो गुजरात में सबसे कॉमन जो टॉपिक चल रहा है एनालॉग पनीर का, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और ऐसी और कौन से स्टेप्स हैं जो ज़रूर सरकार को लेना चाहिए जिससे लोगों की फूड सेफ्टी हो सके? ना क्योंकि जब आप पनीर की बात करते हैं या चीज़ की बात करते हैं, ये एक डेयरी टर्म्स है जो डेयरी के टर्म्स से साथ जुड़े हैं। मतलब आपको दूध से ये प्रोडक्ट बनाने पड़ते हैं। हमारे स्टैंडर्ड्स आर इन प्लेस, एफएसएसआई इसका स्टैंडर्ड्स बनाती हैं और ये स्टैंडर्ड्स प्लेस में है। लेकिन एक पब्लिक परसेप्शन है और बहुत सारे हमने देखा है कि इसमें एक नया ट्रेंड आ गया था जहाँ पे एनालॉग बनना चालू हो गया। तो बोलते पनीर हैं लेकिन उसमें से मिल्क फैट निकाल दिया, उसमें वेजिटेबल फैट डाल दिया या कोई केमिकल कंपाउंड से कुछ बना दिया ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। चीज़ में भी ऐसा हो रहा है। तो इसको जो पब्लिक परसेप्शन इससे बहुत ख़राब हो रहा था। लोगों को लगने लगा था कि मैं रेस्टोरेंट में जाऊंगा तो मैं पनीर ऑर्डर नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता नहीं है असली है या नकली है। तो ये सब चीज़ें जब गवर्नमेंट के सामने आती हैं तो उनको एक लार्जर पब्लिक हेल्थ के लिए कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो ऑल्दो हमारे स्टैंडर्ड पनीर के लिए हैं लेकिन एनालॉग ज़्यादा हो रहे थे, उसको बंद करने के लिए मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने बहुत सही कदम लिया है। और इससे एक तो जागरूकता आएगी, कंज्यूमर को भी पता चलेगा क्या पनीर है क्या पनीर नहीं है और उनको खुद के हेल्थ के बारे में एक ऑप्शन मिलेगा कि मैं खाऊं नहीं खाऊं, मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो अच्छी बात है और ऐसा आई थिंक इससे काफ़ी अवेयरनेस भी आएगा। हमारे लिए अच्छी बात है कि किसान जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको अभी, क्योंकि एनालॉग जो बन रहे थे वो भी दूध से बनाएंगे पनीर, तो दूध की डिमांड ज़्यादा होगी और उससे नेचुरली हमारे फार्मर्स को पैसा भी अच्छा मिलेगा। हर स्टूडेंट के मन में अपनी पढ़ाई के दौरान या पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद में एक कंफ्यूजन ज़रूर पैदा होता है कि अब आगे क्या करना है, किस फील्ड में अपने करियर को आगे बढ़ाना है। अगर करियर फिक्स्ड भी है तो किस तरह से वहां तक पहुंचना है, क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, ये सारे सवाल पेरेंट्स के मन में भी आते हैं और स्टूडेंट्स के मन में भी आते हैं। और इसी के चलते इन कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए बड़ोदरा की आनंद विद्या विहार स्कूल में आज आमंत्रण नामक करियर मेला का आयोजन किया गया, जहां पर स्टूडेंट्स को अलग अलग प्रोफेशंस के बारे में जानकारी दी गई, किस फील्ड में जाना सही होगा और किस करियर के लिए किस तरह से आगे बढ़ना है, इसकी पूरी जानकारी इन्हें यहाँ मेले में दी गई। अक्सर स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन होता है कि अपने करियर को लेकर वो किस तरह के स्टेप्स लेंगे, जिसके चलते यहाँ पर अगर आपको अब्रॉड में जाके पढ़ाई करने का सपना है या यहाँ पर इंडिया में रहकर भी अगर कोई प्रोफेशन आपको चुनना है तो आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि आनंद विद्या विहार स्कूल में आमंत्रण वेयर करियर टेक्स ऑफ मेले का आयोजन हुआ, जहां पर छात्रों को पारंपरिक करियर विकल्पों के साथ साथ बदलते समय के नए अवसरों से रूबरू करवाया जा रहा है। करियर चुनते समय छात्रों के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि आखिर किस फील्ड में भविष्य बनाया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए मेले में छात्रों को अपकमिंग करियर ऑप्शंस, जॉब प्रोफाइल और अलग अलग क्षेत्रों में मौजूद संभावनाओं की जानकारी दी जा रही है। यानी सिर्फ डिग्री हासिल करने के बजाय किस क्षेत्र में कौन सा करियर बनाया जा सकता है और आगे रोजगार के क्या अवसर हैं, इसकी जानकारी छात्रों को एक ही मंच पर मिल रही है।
स्टूडेंट्स हर फील्ड का प्रॉपर नॉलेज अपने पास में लेकर लोगों को उस नॉलेज को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। और इस वक्त मैं जहाँ खड़ी हूँ यहाँ पर साइकोलॉजी से रिलेटेड जो अलग अलग फील्ड्स होती हैं उसके बारे में सारे स्टूडेंट्स लोगों को समझा रहे हैं। मैं जहाँ पर हूँ वो न्यूरो साइकोलॉजी है और यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे क्या करियर है और क्या एक्सप्लेन कर पा रहे हैं आप। ओके, हमारा स्टॉल इज़ फॉर न्यूरो साइकोलॉजी एंड न्यूरो साइकोलॉजी इज़ एक्चुअली अ मिडलर बिटवीन क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड द पेशेंट विच दे आर असेसिंग। सो हम देख सकते हैं कि इंडिया में साइंस की स्ट्रीम में जो है काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है साइंस में आज के ज़माने में इंडिया में। वहीं यदि मैं साइकोलॉजी की बात करूँ तो आपको मेडिकल फील्ड के साथ कनेक्ट करती है विद लेस कंपटीशन एंड लेस स्ट्रेस। तो आई गेस साइकोलॉजी इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट एंड अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडिंग सब्जेक्ट। डॉक्टर बनने में इट टेक्स यू 6 to 7 years एज वेल एज साइकोलॉजिस्ट एंड न्यूरो साइकोलॉजिस्ट स्पेशली जो मेरा स्टॉल है उसको बनने में भी आपको 6 से 7 साल लगते हैं बिकॉज इट्स 12th बैचलर्स मास्टर्स डॉक्टरेट PhD की डिग्री और फिर उसके बाद स्पेशल ट्रेनिंग के लिए आपको जाना पड़ता है आगे। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, इट्स एवर लर्निंग। साइकोलॉजी का करियर फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया और यदि मैं US को यदि कंपेयर करने का ट्राई करूँ तो US ऐसी कंट्री है जहाँ पर पार्किंसन डिजीज़ जो होता है उसके काफ़ी ज़्यादा स्टेम प्रोजेक्ट्स भी शुरू हो चुके हैं। वहीं इंडिया में अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। इंडिया में न्यूरो साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट एज अ कॉम्प्रिहेंसिव करियर इज एट वेरी इनिशियल लेवल इफ़ यू सी राइट। तो इसमें कंपटीशन रिलेटिवली कम है और यूनिवर्सिटीज़ आर ट्राइंग टू टेक स्टूडेंट्स इन to help them assess more and to make this career even more output forming and more vast right। तो इसको काफ़ी ज़्यादा इसमें आगे जाके आपके पास जॉब के ऑप्शंस है। मैं बात करूँ इंजीनियर्स की, टू बी वेरी फ्रैंक इंजीनियर्स इज लाइक इंजीनियरिंग की सिवाय सब करते हैं राइट। न्यूरो साइकोलॉजी में यू आर सपोज टू डू अ डेडिकेटेड रिसर्च वर्क। इट्स नॉट लाइक नॉर्मल साइकोलॉजी, यू डोंट टेक थेरेपीज हियर। वी रिसर्च एंड वी एनालाइज द प्रॉब्लम्स अकरिंग टू द पेशेंट राइट एंड वी गिव सम रिजल्ट्स एंड द prediction, the interpretations to the clinical psychologists which help them assess the patient, right? आनंद विद्या विहार में इस करियर मेले की सबसे खास बात यही रही कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ही अलग अलग जो फील्ड है जो प्रोफेशंस हैं उसकी जानकारी पेरेंट्स और अन्य स्टूडेंट्स को दी है। इस वक्त यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को क्या टॉपिक है और क्या आप करियर एक्सप्लेन कर रहे हैं? वी आर एक्सप्लेनिंग स्पोर्ट्स जर्नलिज्म and it's mainly about how behind Sports have evolved in such years. Like today, sports is not just a hobby, but it has further grown to a high growth industry. Like even if we see in the financial area, then it provides financial stability and diverse opportunities. In the first few years, like a person can gain up to 5 to 10 lakhs per annum. It can grow higher to 18 to 25 lakhs per annum. What would you like to say about Anand Vidya Vihar School, that the opportunity they have given you to explain this career to other students? Okay, so the only thing I can say that they provide a vast number of subjects and it is easier for students to pursue any of the career fields they need. Like only reason, the best reason to choose Anand Vidya Vihar is this as the 11th or 12th grader. I think AVV has given many opportunities to us that let us we can explain our career, like different careers like fashion designing, sports journalism. So there are different careers that parents don't think about. So we are here to explain them, like there are many other careers that students can pursue. Over here I have heard many people having a confusion between fashion design and textile design. Many of them were thinking that they are same, and we explained that it is not a same. One creates a fabric and one shapes that fabric. And I have also learned from many people. I have met a few people that they told me that you should have this knowledge or you can also gain some of them. I would like to say that this career is really good. It has many opportunities and it is open for all. It doesn't require much knowledge about it, but it is really interesting. And textile is like really old, like over 1,000 years. It's even older than the internet itself.
So yes, textile designing is really interesting and I would really love to pursue it. हम सभी की ज़िंदगी में हम आज जो कुछ भी हासिल कर पाए हैं, जो भी बन पाए हैं, उसमें हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा गुरु, कोई ना कोई ऐसा मेंटोर ज़रूर रहा है जिसने हमें सही दिशा दिखाई है। और किसी भी इंसान का सबसे पहला गुरु, सबसे पहला मेंटोर उसे स्कूल में मिलता है। इसीलिए स्कूल की जो इम्पोर्टेंस होती है वो सबसे ऊपर होती है, क्योंकि अभी जो आपने छात्रों का कॉन्फिडेंस देखा, छात्रों के जो स्किल्स देखे, उसका जो श्रेय है वो कहीं ना कहीं आनंद विद्या विहार स्कूल को भी जाता है। और इसीलिए AVV के प्रिंसिपल के साथ में भी हम बात करेंगे। और आज जो करियर मेला का आयोजन हुआ उसमें जो सारे स्टूडेंट्स ने अपने स्किल्स दिखाए, अपनी नॉलेज दिखाई, इसके बारे में उनसे ज़रूर जानना चाहेंगे। इस करियर मेला को हम आमंत्रण कहते हैं। आमंत्रण इसलिए बिकॉज़ हम पेरेंट्स को हमेशा बुलाते हैं और बताते हैं कि देखिए ये काफ़ी सारे करियर ऑप्शंस आजकल प्रेवलेंट हैं, क्योंकि ये करियर ऑप्शंस जो है ना एक ऐसा फील्ड है जो बदलता रहता है। आजकल की दुनिया में AI के आने के बाद हर दूसरे तीसरे साल ऑप्शंस बदल जाते हैं, तो हर साल कुछ नया देखने को मिलता है और कुछ यानी नौकरियां और प्रोफेशंस और करियर ऑप्शंस। तो इसलिए हम पेरेंट्स को इनवाइट करते हैं और इस करियर मेला की खासियत ये है कि हम हमेशा बच्चों को इसको एक्सप्लोर करने को देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों को पूछा जाता है कि आपको क्या पसंद है, आप क्या बनना चाहेंगे, और एक बार वो जब तय कर लेते हैं तो उसी पे हम उनको थोड़ा गाइड करके कैसे उसको आगे रिसर्च करके लेके जाना है। आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हो, तो वहाँ से अगर आप वहाँ पहुँचना चाहते हो तो पीछे आपको कहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी, वो यात्रा जो है वो तय करते हैं और उसके बाद जब इस पर रिसर्च करते हैं तो उसके बारे में बता पाते हैं। एक्चुअली स्पीकिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें आपको सिर्फ 1 या 2 सेशन लेने पड़ते हैं बच्चों को ये बताने के लिए कि देखा आपको ऐसे काम करना है। लेकिन कभी का क्या होता है, आप बच्चों को पूछते हैं कि आप क्या बनना चाहते हो, लेकिन हो सकता है कि 10 बच्चों को वही ऑप्शन चाहिए, तो आपको थोड़ा उनको गाइड करना पड़ता है कि एग्जैक्टली आपको यही चाहिए कि इसमें भी आप कुछ स्पेशलाइजेशन लेके आ सकते हो। वो इसलिए क्योंकि वो भी स्पेशलाइजेशन के बारे में जान लेते हैं और पेरेंट्स को भी कुछ नया देखने को मिलेगा। नहीं तो 10 बच्चे एक ही प्रोफेशन के बारे में बोलेंगे तो कैसे चलेगा, वो एक बात। तो तैयारी उसमें 2-3 दिन आपको उनको बताना पड़ता है, उनके ऑप्शंस लेने पड़ते हैं, उस पर वर्क करना पड़ता है। लेकिन एक्चुअल प्रिपरेशन के लिए आपको सिर्फ 2 दिन देना पड़ता है, क्योंकि नाउ द टाइम हैज़ चेंज्ड। तो आपको AI का हेल्प तो मिलेगा, और हमने उनको कभी ये नहीं बोला है कि आप AI की मदद नहीं लेंगे, लेकिन AI को भी प्रॉम्प्ट देना हमारा काम है। तो आपको क्या ढूंढना है उसके लिए और आप किस तरीके से उसको प्रेजेंट करना चाहते हो, वो काम तो आपको ही करना पड़ेगा। सो ऑल दीज चिल्ड्रन हैव प्रेजेंटेड इट ऑन लैपटॉप्स विद अ PowerPoint presentation, but of course they've embedded QR for feedback form, QR for PPT that can be taken by the parent back home. तो ये सारी चीज़ें जो हमने नई डाली है वो इसलिए क्योंकि बच्चों को भी पता है कि टेक्नोलॉजी का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान होता है ऐसे सारी चीज़ों में। लोगों को भी वो बहुत इम्पैक्टफुल लगता है, इनफैक्ट एंगेजिंग लगता है। तो इसलिए सही मायने से कहा जाए तो हमने शायद उसको 2-2.5 दिन ही दिया है पूरा काम करने के लिए, लेकिन उसके पीछे का काम तो आप लगा लीजिए 1 हफ्ता। जेन ज़ी एक ऐसी जनरेशन है जो हर चीज़, हर टॉपिक को लेकर बहुत क्यूरियस, और जब बात उनके खुद के करियर की हो रही है, उनके खुद के प्रोफेशन की हो रही है, तो ये एग्जाम्पल आपने देख लिया है कि अभी की जनरेशन कितनी ज़्यादा एक्टिव है और कितनी इन्फॉर्मेटिव भी है, जो अपने बारे में भी बहुत कुछ जानती है और आसपास क्या चल रहा है इसके बारे में भी सब कुछ जानती है। और इसीलिए शायद ये जिम्मेदारी स्टूडेंट्स को सौंपी गई, जिसे स्टूडेंट्स ने बखूबी निभाया है और सारे करियर के बारे में बहुत अच्छे से यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। शिक्षा और थेरेपी के क्षेत्र में तकनीक और इनोवेशन का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। इसी का इस्तेमाल कर बच्चों में स्मार्ट स्किल डेवलप करने का एक विशेष प्रयास अर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट और सुरभि लायंस ब्लाइंड गर्ल्स स्कूल के संयुक्त प्रयासों से किया गया है। बच्चों की पढ़ाई को आसान और थेरेपी को मज़ेदार बनाने की दिशा में एक नई पहल के रूप में अर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से इनोवेटिव लर्निंग और थेरेपी सॉल्यूशंस का एक खास इंटरैक्टिव शोकेस आयोजित किया गया। इस दौरान चतुर ब्रेन और नो पेन गेम्स जैसे आधुनिक सॉल्यूशन की प्रस्तुति और डेमो दिया गया, जहां चतुर ब्रेन के जरिए बच्चों में खेल खेल में फाउंडेशनल लर्निंग स्किल्स विकसित करने पर जोर दिया गया। वहीं नो पेन गेम्स डिजिटल गेम्स के माध्यम से ऑक्यूपेशनल और फिजियोथेरेपी को अधिक रोचक और प्रभावी बनाने की दिशा में काम करता है। मैं सुरभि लायंस ब्लाइंड गर्ल्स स्कूल का ट्रस्टी हूँ और आज सुरभि और अर्पण ने एक मिलके बहुत ही इनोवेटिव इवेंट रखा था, जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ एजुकेशनल टूल्स को हमने प्रदर्शन किया। जैसे बचपन से हम सोचते थे कि घोड़ा 2.5-4 ही क्यों चले, घोड़ा है वो किधर भी जा सकते हैं घास खाने, वैसे ही अभी एजुकेशन में भी
ऐसा नहीं कि ढाई चाली चलने की है। देयर आर लॉट ऑफ इनिशिएटिव जो हम यूज़ कर सकते हैं और आई एम श्योर कि ये यूज़ करके बच्चों का जो विकास होगा और भी फास्टर होगा और मोर फन होगा, तो इसमें ज़्यादा सीखने मिलेगा। चतुर ब्रेन के जरिए बच्चों में लिटरेसी, न्यूमरेसी, कॉग्निटिव स्किल्स, सोशल इमोशनल स्किल्स, मोटर स्किल्स, मेमोरी और लॉजिकल थिंकिंग जैसी क्षमताओं को विकसित करने पर फोकस किया जाता है। आज हमने ये प्रोग्राम खास मिलके इसलिए रखा था कि हम जब बच्चों को अलग अलग मेथड्स से पढ़ाने की ट्राई करते हैं तो हर एक मटेरियल हमें खुद से बनाना पड़ता है एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल कि टीचर्स खुद पढ़ाएं या आइडिएट करके अलग अलग तरह के रिसर्च करके मटेरियल इकट्ठा करें। तो जब हमें पता चला कि लोकली ही हमारे वडोदरा में ऐसे लोग हैं जिन्होंने रिसर्च करके इतना सारा मटेरियल इकट्ठा किया है ओवर द इयर्स कि द रेगुलर रन ऑफ द मिल एजुकेशनल मेथड्स अब जब मंडेन और वो हो गई है तो आउट ऑफ द बॉक्स जो मेथड्स और उसके लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जो यहाँ पे बन रहा है अपने वडोदरा में, ऐसा ही एक सेंटर है चतुर ब्रेन जो SDF फाउंडेशन ने इनोवेटिवली प्रिपेयर किया है। उनके किट्स हैं जो ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल बहुत अच्छे से बनाए हैं और स्पेशल नीड्स सेंटर और गवर्नमेंट स्कूल्स में और रेगुलर स्कूल्स में, नॉट जस्ट गवर्नमेंट स्कूल्स, जहाँ पे भी ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस की ज़रूरत हो, कॉग्निटिव इन्हांसमेंट की ज़रूरत हो, ऐसा सब मटेरियल ये चतुर ब्रेन बनाते हैं। उनके फाउंडर मिस कल्पा एंड मिस प्रिया ने बहुत अच्छे से आज प्रेजेंट किया जो ये ऑल्टरनेटिव टीचिंग लर्निंग मटेरियल है प्ले वे मेथड से, जो हमारे लिए ख़ास मुझे लगा कि बहुत यूज़फुल है हमारे जैसे सेंटर्स प्लस प्री स्कूल्स के लिए और रेगुलर स्कूल्स के लिए। तो और नो पेन गेम्स जो दूसरी एजेंसी थी, जो थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस होते हैं उसमें एनहांसमेंट देते हैं। जब बच्चे वीडियो गेम्स के थ्रू हम जब बोलते हैं कि स्क्रीन टाइम बहुत लेते हैं बच्चे, तो उसी स्क्रीन को कैसे पॉजिटिवली एजुकेशनल इंटरवेंशंस के लिए, थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस के लिए यूज़ करना, ये आज नो पेन गेम्स वालों ने यहाँ पे दिखाया। और हमारे साथ 15 से 20 स्कूल्स के स्टाफ और स्टूडेंट्स जुड़े थे जो यहाँ आके ये सब इंटरवेंशंस और टूल्स जो मिल रहे हैं उसके बारे में उन्होंने जाना। इसके साथ ऋतु रासे जो एक ऑटिस्टिक पेरेंट हैं, ऑटिस्टिक नॉन वर्बल बॉय के पेरेंट हैं, उनका भी बुक लॉन्च हुआ है एंड वी आर वेरी हैप्पी कि अर्पण कुड बी द स्पेस ऑफ शेयर्ड लर्निंग for all of us, all the centers and all the presenters. Thank you Birju Bhai for such a wonderful idea and we hope that Vadodara becomes a space where inclusive learning and such innovative ideas can keep growing. गुजरात के सिद्धपुर के बिलिया गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार 2 किसानों की मौत हो गई। सिद्धपुर के बिलिया पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार कार और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के वक्त दोनों किसान करोड़ा की सीमा से बाइक पर सवार होकर अपने घर लौट रहे थे। हादसे में नईन पटेल और अंबाराम पटेल गंभीर रूप से घायल हो गए। अंबाराम पटेल ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया जबकि नईन पटेल की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे के बाद कार चालक मौके पर कार छोड़कर फरार हो गया। वहीं पूरी घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। सूचना मिलते ही सिद्धपुर पुलिस मौके पर पहुंची और फरार कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। एक ही मोहल्ले के 2 किसानों की मौत से बिलिया गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। गुजरात के वडोदरा शहर के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में एक अहम कदम उठाया गया है। वडोदरा के रावपुरा में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है, जिसके तहत होम्योपैथी और आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत
रावपुरा में करीब 5000 स्क्वायर फीट जमीन पर दोनों सरकारी दवाखानों की नई इमारत बनाई जाएगी। इसके लिए सरकार की ओर से करीब 33 लाख रुपए की ग्रांट मंजूर की गई है। नई इमारत बनने के बाद नागरिकों को आयुर्वेद और होम्योपैथी की निःशुल्क चिकित्सा, विशेषज्ञों की सलाह और दवाइयों का लाभ मिल सकेगा। वहीं मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल ने भी अपनी ग्रांट से अतिरिक्त 25 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। आज रोज रावपुरा विधानसभा विस्तार में वॉर्ड नंबर 3 और वॉर्ड नंबर 7 जंक्शन पर राज्य सरकार आरोग्य विभाग द्वारा नव आयुर्वेदिक और होमियोपैथी हॉस्पिटल कामकाज खातमुहूर्त आज आयोजन करवामां आव्युं छे। आज जयरे आ कार्यक्रम आयोजन करवामां आव्युं त्यारे आगामी 4 महीना में नव हॉस्पिटल बनशे, जेना अंदर राज्य सरकारे 5000 स्क्वेर फूटनी जग्या फाळवी छे। तो आ विस्तारना बधा ज नागरिकोने तेनो फायदो थाय ते माटे आगामी 4 महीना में हॉस्पिटल बनी रह्युं छे त्यारे अने जे पण कंईक बीजी વધારાની सुविधाओं जोईती हशे तेना माटे अमारा धारासभ्यश्रीना ग्रांटमांथी पण 25 लाखनी फाळवणी करेल छे। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो फाइबर के चैनल नंबर 647 पर वीएनएम टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी।